आज के जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने इतनी अवेयरनेस दी है, इतना नॉलेज है उनके पास। मैं पाकिस्तान से हूँ जी, पंजाब से हूँ। फैसलाबाद हमारी डिवीज़न है, टोबा टेक्सिंग हमारा डिस्ट्रिक्ट है। परदेश की ज़िंदगी आपकी कैसी रही? शायद आपके नाम से ना लोग वाकिफ़ हों, लेकिन जैसे आपकी किसी को भी तस्वीर दिखाई जाए ना, कहते हैं हाँ यार ये लेबर लॉ के मतलब ऐसी ऐसी बातें बताते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम कोई केस करते हैं पाकिस्तान में तो हम उसको वकील को हायर करते हैं। तो एक बार ऐसे ही मैंने एक वीडियो बनाई और सोशल मीडिया अपने अकाउंट पे डाल दी, तो उसके एक ही दिन में इतने व्यूज़ आ गए कि मुझे लगा कि यार लोगों को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, लोग प्यासे हैं। वर्कर के वो कौन से 3 बुनियादी हकूक है जो सबको आना चाहिए? कौन से 3 जो ना वो कवानीन है? एक है कानूनी बात। जो कानूनी बात है वो तो 11 महीने उसने ड्यूटी कर ली है, 1 महीना उसको विद सैलरी उसको छुट्टी मिलनी चाहिए। कानूनी तौर पे आपका जो पासपोर्ट है ना वो आपकी प्रॉपर्टी है। अपने घर से बैठ के, अपने रूम से बैठ के, अपने मोबाइल से कंप्लेंट कर सकते हैं, अपने हकूक जान सकते हैं। बहुत से जो एम्प्लॉई होते हैं वो भी कंपनियों के नाक में दम कर देते हैं। पाकिस्तानी माफ़ी खौफ मतलब किस चीज़ से माफ़ी खौफ? कानून से माफ़ी खौफ। कानून का एहतराम तो सबको होना चाहिए, कानून से खौफ होना चाहिए। कानून होता ही इसलिए। कितनी देर तक एक एम्प्लॉय की जो ना वो सैलरी डिले कर सकती है? तो अगर डिले कर रही है तो कितनी देर बाद एक जो एम्प्लॉय है वो जाके कुछ कर सकता है? 2 केस ऐसे हैं, जो कंप्लेंट्स ऐसी हैं गवर्नमेंट के नज़दीक जिसका फैसला हमेशा आपके हक में 100% आता है। और सबसे बड़ी, अभी मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये दोस्तों को बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा लोगों की जो मुझसे शिकायत है ना, एक ही है कि मैं रिप्लाई कम करता हूँ। तो हम पाकिस्तानी भाइयों का ये मसला होता है कि आगे हम लोग बिल्कुल जिस एम्प्लॉयर के पास आए उसके पास तो काम करना ही नहीं चाहते। अक्सर बंदे कहते हैं हाँ मैंने तो इस कंपनी में कफाला लिया, ये मेरे को कैसे एग्जिट लगा सकता है? आप उसके अच्छे एम्प्लॉई हैं, आप कंपटीटर के पास जा रहे हैं, वो रोकेंगे आपको? डोमेस्टिक वर्कर्स के कवानीन और जो कंपनी के एम्प्लॉयर है उनके बिल्कुल डिफरेंस है। अच्छा, वो कौन सी सबसे बड़ी गलतियां जो नए आने वाले परदेसी करते हैं? बाज़ औक़ात तो ये भी होता है कि वो आने से पहले ही प्लान करके रखते हैं कि मैंने आगे किसी और जगह जाना है, हालांकि वो नहीं जा सकते। अब वो बंदों को पता भी नहीं होता, कंपनी वाले 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार की उसके ऊपर प्लेंटी डाल देते हैं। 2003 से लेके 2025 तक का यानी कि जमीन आसमान का डिफरेंस है लेबर लॉस में। ऑलमोस्ट 99% लोग जो ना अभी सप्लाई में फंस रहे हैं। कैसे पता चले कि भाई मैं मेरा ये वीजा सप्लाई का है? 3 महीने के बाद अगर 3 महीने किसी की सैलरी नहीं दी किसी ने, तो किस जगह पे जाके हम कंप्लेंट कर सकते हैं? किस नेशनलिटी की जो ना एम्बेसी सबसे ज्यादा उसके जो ना वो हक में है? अब प्राइम मिनिस्टर तो आगे मेरे और आपके लिए कोई काम नहीं करेगा ना। उसने जो बंदे हायर किए हुए हैं वही करेगा। जो रेलेवेंट बंदा है, अगर वो बदनवान है तो गवर्नमेंट क्या करे? अच्छा, अगर किसी वर्कर को एम्प्लॉयर जो है ना वो बगैर किसी वजह से निकाल दे, उसका टर्मिनेट कर दे कॉन्ट्रैक्ट, कहते हैं जी केस करने के लिए अरबी चाहिए, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं। अगर आपको अरबी नहीं आती है, आप लैंग्वेज नहीं समझते हैं, तो वो लोग आपको, वो महकमे वाले आपको ट्रांसलेटर प्रोवाइड करते हैं। विजन 2030 उसमें तो बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बड़े बड़े। तो क्या मशवरा देंगे, हमें इधर मूव करना चाहिए? देखिए, प्रदेश जो है ना, ये नहुसत है। प्रदेश एक अजाब का नाम है, ये इतना आसान नहीं है प्रदेश। आप वीज़ा लेने के लिए ये देखें कि वो कंपनी रजिस्टर्ड है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 500 रियाल का काम कर रहे होंगे, अल्लाह की ज़ात आपको 5000 दे रही होगी। नए आने वाले जो लोग हैं उनको क्या मशवरा देंगे कि कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल द लाइफ विद खुर्रम यूनुस जोइया, और मैं हूँ आपका मेज़बान खुर्रम यूनुस जोइया। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनकी मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ या उनके जितनी भी खिदमत गिनाऊँ तो सारा टाइम जो ना वो खिदमत गिनाने में ही लग जाएगा। उन्होंने इतनी अवेयरनेस दी है, इतना नॉलेज है उनके पास। मैं नहीं चाहता कि ज़रा सी भी ताख़ीर हो, मैं जो ना वो उनसे डायरेक्ट हम जो ना वो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। पहले थोड़ा सा बताइएगा कि आप किधर से हैं? मैं पाकिस्तान से हूँ जी, पंजाब से हूँ। फैसलाबाद हमारी डिवीज़न है, टोबा टेक्सिंग हमारा डिस्ट्रिक्ट है। अपने प्रदेश की ज़िंदगी आपकी कैसी रही? प्रदेश की ज़िंदगी जैसे सबकी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। अल्लाह का बड़ा एहसान है, प्रदेश ने बहुत कुछ दिया है, कुछ छीना भी है, लेकिन बहुत कुछ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। अच्छा, सबकी तो अच्छी नहीं कह सकते हम, बेचारे बहुत सारे लोग तो इधर बहुत सारी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अच्छी रही है। तो आप जो ना वो सभी आपकी, शायद आपके नाम से ना लोग वाकिफ़ हों, लेकिन जैसे आपकी किसी को भी तस्वीर दिखाई जाए ना, कहते हैं हाँ यार ये लेबर लॉ के मतलब ऐसी ऐसी बातें बताते हैं
कि जो ना वो क्या ही बात है। असल में मसला ये है कि यहाँ पे आपको सोशल मीडिया पे बहुत से लोग नज़र आएंगे कि जो वीडियोस बनाते हैं अवेयरनेस के नाम पे, उनको एक्चुअल किसी चीज़ का पता नहीं है। मैंने कई बार इस पे वीडियोस भी बनाई हैं कि लोग जो कीवा के मतलब और लेबर लॉज के मतलब क्लॉज बताते हैं कि इसका ये है, इसका वो है। आपने देखा होगा कि जब हम कोई केस करते हैं पाकिस्तान में तो हम उसको वकील को हायर करते हैं। वो क्यों करते हैं कि आम आदमी को तो पता नहीं होता कि ये कवानीन क्या है और कहाँ पे लागू होते हैं। मसला वहाँ पे आता है कि हमें एक आम आदमी को एक्चुअली किस चीज़ का बेनिफिट है, वो किस चीज़ से फ़ायदा ले सकता है, उसको समझ आए। वो कोई भी नहीं बताता कि भाई मेरा ये मसला है, उसका हल क्या है। उस पे आम फहम अंदाज में अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल में वो हर बंदे को समझ आती है। यही फ़र्क है बस। अच्छा, आपने लेबर लॉ के मतलब जो ना वो इंफॉर्मेशन जो ना सोशल मीडिया पे फैलाने का काम कहाँ से शुरू किया? क्या कोई ऐसी वजह बनी कि आपने सोचा कि यार हाँ ये करना चाहिए? असल में मैं तकरीबन काफ़ी टाइम से इसी फील्ड में हूँ, को 20 साल से एक्चुअल हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत से दोस्त अहबाब जिनसे कांटेक्ट होता है वो पूछते रहते थे कोई भी मसले मसाइल के बारे में। तो एक बार ऐसे ही मैंने एक वीडियो बनाई और सोशल मीडिया अपने अकाउंट पे डाल दी। तो उसके एक ही दिन में इतने व्यूज़ आ गए कि मुझे लगा कि यार लोगों को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, लोग प्यासे हैं। तो इसलिए फिर मैंने बस ये अभी भी रूटीन में नहीं है। कभी कभी एक महीने बाद भी हो जाता है, कभी डेली भी बना देते हैं। मतलब मैं कभी भी फजूल व्यूज़ लेने के लिए वीडियो कभी नहीं बनाई, आपने देखी होगी। जी जी, मैं बस जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम होती है या कोई भी करंट इशू होता है या जो ऐसा क्वेश्चन होता है कि जो लेबर के मुतल्लक है, बस उस पर फिर बना देते हैं। अच्छा, सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक वर्कर के वो कौन से 3 बुनियादी हकूक हैं जो सबको लॉ से लेके सब मतलब के जो घरों में काम करते हैं या आगे पीछे फैक्ट्रीज में, उन सबको पता होना चाहिए कौन से 3 जो ना वो कवानीन है? जो 3 कवानीन बेसिक है ना, वो सबसे पहले एक तो है कि कोई भी जो है ना आपका एम्प्लॉयर जो है लेबर के साथ में बदतमीजी नहीं कर सकता। सख्त कानून है उसके बारे में। दूसरा यह है कि उसकी सैलरी जो है ना वो नहीं खा सकता। गवर्नमेंट आए दिन उसके ऊपर चेंजिंग करके और उसको बेहतर से बेहतरी बनाती रहती है। सारा कुछ होता है लेकिन उसको जो मिनिमाइज किया जाता है, लेकिन बहुत सख्त कवानीन है। और तीसरा जो है वो छुट्टी के मुतल्लक है कि बहुत से लोगों का ख्याल होता है या उनको मुझे हमें मैसेज भी आते रहते हैं कि जी छुट्टी नहीं दे रहा है एम्प्लॉयर, जबकि कानूनी तौर पे सऊदीया में 11 महीने ड्यूटी है और 1 महीना मतलब 21 दिन या 22 दिन का 1 साल की छुट्टी गवर्नमेंट के तौर पे मस्ट है कि आपने देनी, एम्प्लॉयर को मस्ट देनी पड़ेगी। अगर वो नहीं देता है तो उसके लिए फिर इदारे हैं, आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो कितनी देर तक डिले कर सकता है एम्प्लॉयर? फॉर एग्जांपल कोई बंदे रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉय बोलते हैं हाँ उसको 11 महीने हो गए, तो वो बोलता है हाँ 2 महीने रुक जा, 3 महीने, 4 महीने, यानी कि तेरे को बाद में भेजेंगे। तो क्या कितनी देर तक डिले कर सकता है कि एम्प्लॉय? देखिए, एक तो होती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि वो एम्प्लॉयर की और एम्प्लॉई की आपस की अंडरस्टैंडिंग है, वो 2 साल भी उसको नहीं जाने देगा। एक है कानूनी बात। जो कानूनी बात है वो तो 11 महीने उसने ड्यूटी कर ली है, 1 महीना उसको विद सैलरी उसको छुट्टी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग है तो यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो 5-5 साल भी नहीं जाते अपनी मर्जी से। जैसे वो बांग्लादेशियों के बारे में मशहूर है कि वो 7-8 साल नहीं पाकिस्तान में जाते। बहुत से हैं जिनको मैं जानता हूँ कि वो पहली बार 10 साल बाद गए हैं, कोई 5 साल बाद गया है। अभी भी ऐसे लोग हैं कि जो सालों साल से नहीं गए हुए। अच्छा, मैंने इधर सुना भी है जो कफील या कंपनियां ना पासपोर्ट रख लेती हैं कानूनी, यानी कि लेबर लॉ के मुताबिक, क्या ये दुरुस्त है या बस? नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। कानूनी तौर पे आपका जो पासपोर्ट है ना वो आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। और कोई भी एम्प्लॉई जो है ना, जो एम्प्लॉयर है वो आपका पासपोर्ट नहीं रख सकता। कानूनी तौर पे पासपोर्ट आपका आपके पास होगा, कानूनी तौर पे वो कभी भी नहीं रख सकता। अगर वो कोई ऐसा करता है तो इलीगल काम कर रहा है। कभी हाँ स्टार्ट में ऐसा होता था कि यहाँ पे कुछ कवानीन वाजे नहीं थे, अभी तो इतने क्लियर हैं कि हर चीज़ के ऊपर इन्होंने जो कवानीन बनाए हैं। कोई जो आपका एम्प्लॉयर है ना वो पासपोर्ट नहीं रख सकता आपका। अच्छा, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे कि कीवा, अपशर, इन्होंने आम बंदे की ज़िंदगी के लिए, लोकल जिनको इतना खास तो पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए क्या फ़ायदे दिए हैं या क्या बेनिफिट्स हैं इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से? ऑनलाइन की वजह से इजी कर दिया, आपको एक्सेस मिल गई है आपके अपने मोबाइल पे
ये सारी जो है ना आपकी डिजिटल एक आइडेंटिटी है, उसके ऊपर आप अपने घर से बैठ के, अपने रूम से बैठ के, अपने मोबाइल से कंप्लेंट कर सकते हैं, अपने हकूक जान सकते हैं और अपने बारे में हर चीज़ मालूम कर सकते हैं। ये इन्होंने बहुत मतलब इजी कर दिया है। पहले तो किसी बंदे को आम पता ही नहीं था, आज हर बंदे को पता है कीवा किस चीज़ का नाम है, अबशर क्या है, अगर मेरी सैलरी नहीं मिलती तो मैंने क्या करना है, अगर मुझे एम्प्लॉयर तंग कर रहा है तो मैंने क्या करना है। मतलब इन्होंने बहुत, गवर्नमेंट ने ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं कि जिससे आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और उसके साथ ज्यादती ना हो। लेकिन ये मसला ये होता है कि दोनों तरफ से होता है। हम हमेशा बात होती है कि कफील, एम्प्लॉयर या कंपनी बंदे के साथ ज्यादती कर रही है, ऐसी बात नहीं है। बहुत से जो एम्प्लॉई होते हैं वो भी कंपनियों के नाक में दम कर देते हैं, वो भी बहुत सी रेगुलर चीज़ें करते हैं, ड्यूटी टाइम से नहीं करते या कंपनी को तंग करते हैं। बहुत से उनकी तरफ से भी शिकायत हैं, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तानी भाइयों की तरफ से। अच्छा, हमारा तो पता नहीं ये मशहूर किया हुआ है जी पाकिस्तानी माफी खौफ। खैर पाकिस्तानी खौफ तो है, लेकिन ये बोल बोल के ना हम तो कॉलर ऊंचा किए जाते हैं जी पाकिस्तान माफी खौफ। नहीं, पाकिस्तानी माफी खौफ मतलब किस चीज़ से माफी खौफ? कानून से माफी खौफ। कानून का एहतराम तो सबको होना चाहिए, कानून से खौफ होना चाहिए। कानून होते ही इसलिए, अगर आप सही चल रहे हैं, आप कानून पे अमल कर रहे हैं, तो फिर आपको कोई खौफ नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई कानून तोड़ रहे हैं, कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे किसी का नुकसान हो रहा है, किसी आम आदमी को आपका नुकसान हो रहा है, तो फिर आपको खौफ करना चाहिए। और खौफ ये करवाते हैं, गवर्नमेंट यहाँ पे बड़ी स्ट्रिक्ट है इस मामले में। हाँ, स्ट्रिक्ट तो बहुत ज्यादा है जी। तो एक कंपनी कितनी देर तक एक एम्प्लॉय की जो ना वो सैलरी डिले कर सकती है? तो अगर डिले कर रही है तो कितनी देर बाद एक जो एम्प्लॉय है वो जाके कुछ कर सकता है, यानी कि फाइल कर सकता है अपनी कंप्लेन, कुछ ऐसा? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमने जो मशवरा देना होता है ना, या जो बात करनी होती है, वो हमने कानून के मुताबिक करनी है कि कानून क्या है। जी जी। अब उसके बाद में बहुत से सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें बंदा जो है, बहुत से लोग बेचारे फंसे हुए भी होते हैं। कानूनी तौर पे अगर आपकी 3 महीने तक सैलरी नहीं मिली, आपके कंपनी ने 3 महीने तक आपकी सैलरी नहीं दी है, तो आप लीगली कंप्लेंट कर सकते हैं। और कंप्लेंट भी ऑनलाइन कीवा के थ्रू आप कर सकते हैं। और 2 केस ऐसे हैं, जो कंप्लेंट्स ऐसी हैं गवर्नमेंट के नज़दीक जिसका फैसला हमेशा आपके हक में 100% आता है। सबसे पहले सैलरी वाला, अगर आप सैलरी आपको नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट हर हाल में आपको सैलरी लेके देती है। दूसरा छुट्टी वाला, ठीक है। और तीसरा ये है कि आपके पास ये राइट है कि आप किसी कंपनी के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते, आपका राइट है कि आप उनको रिजाइन करके आप जा सकते हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके आप उनको कह सकते हैं मेरा फाइनल एग्जिट लगाए, मैंने आगे नहीं करना, और वो भी आपके हक में आता है। अच्छा, एक कंपनी बगैर बताए किसी, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की ये चीज, फॉर एग्जांपल कोई औजार है वो उससे टूट गया है, तो कंपनी बगैर बताए उसकी सैलरी डिडक्ट कर सकती है? देखिए, ये वो चीज़ें हैं कि मतलब इन पे कोई ऐसे क्लियर बात नहीं की जा सकती। अभी कंपनी का कोई ऐसा लॉस हो गया है, बहुत सी अच्छी कंपनीज हैं वो इन चीज़ों को बॉदर नहीं करती हैं, लेकिन कुछ जो हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, वो फिर ज़ाहिर है लेबर को बहुत सी ज्यादतियाँ होती हैं, ये नहीं कि नहीं होती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो शिकायत करते हैं, क्योंकि हमारा तो रोज़ का काम है, हमें मैसेजेस, मुझे मेरे ख्याल में डेली ज़्यादा नहीं तो कम से कम 500-700 मैसेज आते हैं माशाल्लाह। आपका जो ना सोशल और सबसे बड़ी, अभी मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये दोस्तों को बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा लोगों की जो मुझसे शिकायत है ना, एक ही है कि मैं रिप्लाई कम करता हूँ। हालांकि ये बात नहीं है। अब हर बंदे का ज़ाहिर रूटीन होती है, उसने काम करना है, अपनी उसकी ड्यूटी है, और इतने मैसेजेस का जवाब देना उसके लिए ह्यूमन बीइंग पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि जब भी मैं फ्री होता हूँ, जो मैसेजेस आए होते हैं एक साइड से शुरू करके, जितना पॉसिबल मैं उनको जवाब भी देता हूँ। तो वो जो है ना क्वेश्चन, यही हमारा ये हमेशा होता है, और हम फर्दन हर किसी को जवाब भी देते हैं। फिर कभी ऐसा होता है कि लगता है हमें कि यार ये जो फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है क्वेश्चन, फिर उस पर वीडियो बना देते हैं। ओके, अब इस जो ना सीक्वेंस से चलते हैं जी। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो एक किसी कंपनी में काम कर रहा है जी, तो अभी उसका कॉन्ट्रैक्ट जो ना बाकी है, किसी और कंपनी की मैनेजमेंट से उससे बात होती है, वो उसको अच्छी ऑफर करते हैं, लेकिन उसका कीवा कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, वो कहीं और जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा सकता। ये ऐसा टॉपिक है कि जिसपे सबसे ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं। वो क्या? देखिए, आपको कंपनी आपकी ने आपके मुल्क से बुलवाया है, आपको वीज़ा प्रोवाइड किया है, जो एक्चुअल जो चीज़ें होती हैं कि उन्होंने आपको वीज़ा प्रोवाइड किया, आपको यहाँ लेके आए हैं, आपकी जॉब के मतलब उन्होंने आपकी ट्रेनिंग की है,
और आप आते हैं, ख़ास तौर पे हम पाकिस्तानी भाइयों का ये मसला होता है कि आके हम लोग बिल्कुल जिस एम्प्लॉयर के पास आए उसके पास तो काम करना ही नहीं चाहते। 99% लोगों के लिए वो एम्प्लॉयर जो है ना वो अच्छा नहीं होता, हमेशा दूसरे की तरफ भागते हैं, जबकि कानूनी तौर पे आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, आप बहुत सारी कानूनी जो पेचीदगियाँ हैं उनमें आपको ये इजाज़त मिलती है कि आप शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद में, या फिर कंपनी आपकी जो है वो गैर कानूनी काम कर रही है, आपकी सैलरी नहीं दे रही है, 3 सैलरी वो नहीं दे रहे हैं, आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उन्होंने आपका इकामा रिन्यू नहीं किया है, फ़ौरन आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे आपको 2 महीने हुए हों। अदरवाइज आप 1 साल मिनिमम है कि सऊदीया में आके आपको हो गया, उसके बाद में आप चेंज कर सकते हैं, वो भी कंपनी आपको अलाउ करेगी। अच्छा, अक्सर मैंने सुना है कि वो कहते हैं हाँ तुम्हारा आज इकामा एक्सपायर हुआ, फॉर एग्जांपल आज 27 या 28 है, तो आज एक्सपायर हो गया तो रात 12 बजे की पे जो ना वो रिक्वेस्ट मंगवा ले तो तुम्हारा कफाला हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे ही इकामा आपका एक्सपायर होता है ना, लेकिन उसकी शर्त यह है कि इकामे के साथ में आपका लेबर कोड का जो फीस है ना, जो उसकी ड्यूरेशन है वो भी एक्सपायर होना चाहिए। ओके। पहले क्या था कि पहले सिर्फ इकामा एक्सपायर होता था तो नेक्स्ट डे आप जब नए कफील से या नई कंपनी से आप मंगवाते थे आपकी रिक्वेस्ट, तो वो अप्रूव हो जाती थी। अभी नहीं होती है, अभी उसमें नोटिस पीरियड शो हो जाता है। हाँ, आपका लेबर कार्ड भी ख़त्म है तो फिर फ़ौरन हो जाता है। ठीक है। अब वो जो कफाला, अक्सर बंदे कहते हैं हाँ मैंने तो इस कंपनी में कफाला लिया है, ये मेरे को कैसे एग्जिट लगा सकता है? ये मिथ बनी हुई है, हालांकि इसमें मैंने इस पर काफ़ी सारी वीडियोस भी बनाई हैं। ये मिथ है जो बिल्कुल गलत है। जब आपने देखिए, आप किसी कंपनी के पास वीज़े पे आए हैं या आपने उनके पास ट्रांसफ़र किया है, उस ट्रांसफ़र होने के बाद में सेम चीज़ है, कोई राइट उसका मुख्तलिफ नहीं है। जब चाहे आपका फाइनल एग्जिट लगा सकते हैं, जब जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन आपके एग्रीमेंट के मुताबिक। अगर आप काम नहीं कर रहे हो, आपको बहुत से लोग इसलिए उनके साथ वो हो जाते हैं कि नहीं जी ये तो फाइनल एग्जिट तो लगा नहीं सकता, मैं क्या करेगा, मैं ट्रांसफ़र ले लूँगा। नहीं, वो फाइनल एग्जिट लगा सकते हैं। फिर बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो हमें मैसेज आते हैं कि जी हमें बताए बगैर उन्होंने हरूफ दे दिया, हमें बताए बगैर उन्होंने फाइनल एग्जिट लगा दिया। भाई वो आपसे पूछने के पाबंद नहीं है, लेकिन देखिए इखलाकी तौर पे तो ये होता है कि जो एक्चुअल कंपनी है वो तो ऐसा नहीं करती हैं कि आप का फाइनल एग्जिट भेजना है तो आपको नोटिस देती हैं कि ठीक है जी आपका ये मंथ है या नेक्स्ट मंथ है हमारे साथ, उसके बाद आप अपने मुल्क जा रहे हैं। लेकिन अगर वो लगा भी देते हैं तो उनको नहीं रोक सकते आप। अभी एक बंदा, उसका ना 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जी, वो अभी पूरा हो रहा है, यानी कि 2 मंथ रह गए हैं, जी, तो वो चाह रहा है कि मैं कंपनी चेंज कर लूं। जी। लेकिन अगर कंपनी चेंज करेगा तो फिर उसको छुट्टी नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि उसके साथ भी जो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं कि वो इसी कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होते होते छुट्टी भी कर ले और नेक्स्ट एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है कि नहीं? हाँ देखें, छुट्टी आपकी 1 साल के बाद है, आप 1 साल की छुट्टी जाके आ गए हैं, दूसरा साल आपका कंप्लीट हो गया, आपकी छुट्टी आ गई है। जी जी। आप जाके छुट्टी, क्योंकि छुट्टी है 1 साल के अंदर, 11 महीने आपने ड्यूटी की, 1 महीना आपने छुट्टी चले गए। जब आप छुट्टी से वापस आ रहे हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, आप आके फौरन उनको रिजाइन कर सकते हैं, या आप पहले भी कर सकते हैं, ठीक है जी मुझे छुट्टी भेज दें, मैं छुट्टी जा रहा हूँ क्योंकि मेरी लीगल छुट्टी बन गई है, लेकिन मेरा रिजाइन है, मैं नेक्स्ट आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहता। हाँ, अब उसमें यह है कि कंपनी के ऊपर जरूरी नहीं है कि कंपनी आपको ट्रांसफर देती है। ओके, समझ रहे हैं ना? हाँ, कंपनी देखिए, आप कंपनी के किसी कंपटीटर के पास जा रहे हैं, वो क्यों जाने देगी? आप उसके अच्छे एम्प्लॉई हैं, आप कंपटीटर के पास जा रहे हैं, वो रोकेंगे आपको? हाँ, वो फाइनल एग्जिट लगा देंगे, आप जाके नए वीजे पे वापस आ सकते हैं जहां मर्जी है। जो डोमेस्टिक वर्कर हैं जिनमें घर में काम करने वाले या ड्राइवर, उनके जो ना कवानीन है, और जो कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनके लिए कवानीन सेम है या डिफरेंस है? डोमेस्टिक वर्कर्स के कवानीन और जो कंपनी के एम्प्लॉयर है उनके बिल्कुल डिफरेंस है। मतलब जो वर्कर के हकूक हैं वो तकरीबन सेम है, लेकिन उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो डिफरेंट हैं उससे, क्योंकि उसका कीवा के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जो घरेलू है उसका कीवा नहीं होता, ठीक है, और उसका कीवा की फीस भी नहीं है लेबर की, वो डोमेस्टिक वर्कर का, और उसकी इंश्योरेंस नहीं ज़रूरी, हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि वो अलाउड है उसको किसी भी गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के हॉस्पिटल में जाके फ्री उसका इलाज है, जितने भी डोमेस्टिक वर्कर्स हैं। ये आम आदमी को बात नहीं पता है कि जितने डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनका इलाज हर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो हॉस्पिटल है उसमें फ्री है, सेम जैसे सऊदी का जैसे होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही।
बिल्कुल ऐसे। अच्छा, वो कौन सी सबसे बड़ी गलतियां जो नए आने वाले परदेसी करते हैं? एक तो सबसे पहले हमें अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है कि ख़ास तौर पे पाकिस्तानी लोगों को, कि वो आके ना एम्प्लॉयर के पास टिकते नहीं है। यार मैं आ गया हूँ। बाज़ औक़ात तो ये भी होता है कि वो आने से पहले ही प्लान करके रखते हैं कि मैंने आके किसी और जगह जाना है, हालांकि वो नहीं जा सकते एम्प्लॉयर के मर्जी के बगैर। दूसरी जो आजकल सबसे ज़्यादा जो जिस पे ख्याल करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे नाअक्बत अंदेश लोग हैं कि जो लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं। मतलब उनको, क्योंकि जो नया बंदा आता है ना, उसको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि हमारे साथ क्या हो रहा है, अबशर किस चीज़ का नाम है, कीवा किस चीज़ का नाम है, नफाज किस बला का नाम है। तो वो आके उनसे OTP वगैरह ले लेते हैं उनके मोबाइल से, और उनके ख़िलाफ़ जो है कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उनके नाम पे लोन इशू करवा लेते हैं, उनके नाम पे गाड़ियाँ इशू करवा लेते हैं, फिर उनके नाम पे प्लेंटी के लिए एक सनद होती है कि जो जैसे मैंने आपसे कोई पैसे लेने हैं, मैं ऑनलाइन आपसे अथेंटिकेशन ले लूँगा, ठीक है जी, आपने ये डेट को मेरे इतने पैसे वापस करने हैं, वो नफाज से ऑनलाइन अथेंटिकेशन हो जाती है। अब वो बंदों को पता भी नहीं होता, कंपनी वाले 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार की उसके ऊपर प्लेंटी डाल देते हैं। फिर जैसे ही वो बंदा राइट एक्ट करने की कोशिश करता है या नहीं भी करता, जो बदनवान कंपनी है वो तो ऐसे करती है ना, तो वो उनके खिलाफ वो कर देते हैं। और ये नया नया चल रहा है, इंशाल्लाह इस पे भी गवर्नमेंट एक्शन लेगी, बेहतर हो जाएगा। लेकिन मैं देखा हूँ कि यहाँ की जो लेबर लॉ की जो इनके जज या इस तरह के, वो बहुत सपोर्ट करते हैं लेबर को। बिल्कुल बिल्कुल, लेबर हर लॉ जो है ना, ये पिछले कुछ सालों में तकरीबन जितने लॉज बने हैं वो लेबर के राइट के लिए बने, क्योंकि उसके साथ ज्यादती ना हो। हालांकि लेबर खुद बढ़िया ज्यादतियां करती है, लेकिन लेबर के साथ बहुत ज्यादती होती है, इसलिए बहुत से कवानीन, पहले से तो जमीन आसमान का फर्क है, बहुत कवानीन बन गए हैं लेबर के हक में। यानी कि आप 2003 से लेके 2025 तक का, यानी कि जमीन आसमान का डिफरेंस है लेबर लॉज में। बिल्कुल ऐसे। ये पहले तो किसी को पता ही नहीं था, अवेयरनेस भी नहीं थी। आपको पता है मैनुअल दौर था, जब से ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम शुरू हुआ है, हर चीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज करने शुरू हो गई है, तो हर चीज़ बहुत बहुत फ़र्क आ गया। अच्छा, ऑलमोस्ट 99% लोग जो ना अभी सप्लाई में फंस रहे हैं। कैसे पता चले कि भाई मेरा ये वीज़ा सप्लाई का है? नहीं, वीज़ा सप्लाई का या नॉन सप्लाई का, उसमें वीज़े में फ़र्क कोई नहीं होता। सप्लाई बेसिकली है क्या, कुछ लोगों ने कंपनीज एस्टेब्लिश की हैं, वो कंपनी एम्प्लॉयर्स को बुलाती है, एम्प्लॉइज़ को बुलाती है अपने, उसको बुला के उनके इकामे लगाती है, और फिर रेंट करती है दूसरी किसी कंपनी को जिसको ज़रूरत होती है लेबर की या किसी भी टेक्निकल हैंड की, तो उनको रेंट पे दे देते हैं वो लोग। जबकि उसके इकामे के, उसके जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, उसकी जिम्मेदार ये लोग होते हैं। वो ऑफ कोर्स के वो उससे ज़्यादा पैसे उनसे लेते हैं, उनसे पैसे लेके फिर इनको देने होते हैं अपने जो वर्कर्स को। अब मसला कहाँ पे होता है, मसला वहाँ पे होता है कि जो बदनवान लोग हैं, कुछ बदनवान लोग हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिनको ना तजर्बाकारी की वजह से फंस जाते हैं। अब कंपनीज का क्या शेड्यूल है कि कुछ कंपनीज 2 महीने बाद पेमेंट करती हैं, कुछ 3 महीने बाद पेमेंट करती हैं, लेकिन लेबर को तो हर मंथली उनको सैलरी चाहिए, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो फंस जाते हैं। कुछ इसी वजह से फंस जाते हैं, कुछ वैसे ही बदनवान है को जो देना ही नहीं चाहते। ये मसला होता है। बाकी वो सप्लाई का और नॉन सप्लाई का, अब जितनी जो नामी ग्रामी कंपनियां हैं, वो सब सप्लाई के जरिए लेती हैं अपने वर्कर्स। अच्छा, 3 महीने के बाद अगर 3 महीने किसी की सैलरी नहीं दी किसी ने, तो किस जगह पे जाके हम कंप्लेंट कर सकते हैं? वो कीवा पे ही प्लेटफॉर्म है, उसी पे आपने कंप्लेंट करनी होती है, उसी पे आप कंप्लेंट करेंगे, ऑनलाइन आपको मैसेज आ जाता है, फिर उसके बाद उसको जलसा कहते हैं अरबी में, जैसे हमारे डेट फिक्स हो जाती है कि फलां डेट को आपका जलसा है, और ऑनलाइन वो जो है ना वीडियो कॉल पे आपसे वो आर्गूमेंट करते हैं, दोनों पार्टियों को बुला लेते हैं, जिसके खिलाफ आपने कंप्लेंट किया उसको भी डेट दी हुई होती है, आपसे पूछते हैं जी क्या मसला है, तो सबसे पहले वो मसला आपस में हल करवाने की कोशिश करते हैं, जी आप आपस में कर लो, अगर नहीं करते हैं तो फिर वो उसके खिलाफ फैसला करते हैं। अच्छा, आजकल लोग सबसे ज़्यादा धोखा किस वीज़े में खा रहे हैं, आज़ाद वीज़े में या सप्लाई वाले में? नहीं, देखें, धोखा ऐसा जैसे कहते हैं ना, वो हर जगह पे मिल सकता है आपको। अब आप एक कंपनी ऐसी है, कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके आप आए हैं, आपको कंपनी ने बोला है जी कि 2000 आपकी सैलरी है, और 200-400 रियाल जैसे चल रहा है कि 200 खाने का आपको मिलेगा, आपको 2200, 2400, 2500 आपकी सैलरी बनेगी। बंदा जब यहाँ पे आता है, वो कहते हैं नहीं जी सैलरी आपकी 800 है। जबकि इनमें सबसे ज्यादा जो मसला है ना, वो हमारे जो रिक्रूटिंग एजेंट है ना, वो भी करते हैं।
क्योंकि उनको पता है कि कौन सी कंपनी क्या है। वो क्यों अपने थोड़े से फायदे के लिए लोगों को इधर भेज देते हैं, लेकिन वहां पे भी अब कवानीन सख्त हैं। FIA के में आप उनके खिलाफ अगर कंप्लेंट करते हैं तो वो बड़ी जल्दी सुनते हैं, ठीक है ना, वो सुनते हैं। और बहुत से लोगों के केस हमारे सामने आए हैं जिन्होंने किए हैं, और उन्होंने उनको वापस उन्होंने जो है ना अकोमोडेट किया है कि नहीं जी आपने बंदे के साथ ज्यादती की है। हमारे उन भाइयों को भी चाहिए जो रिक्रूटिंग वाले पाकिस्तान में काम कर रहे हैं कि आप सबसे पहले कंपनी, अगर आप सेटिस्फाइड हैं कंपनी से, क्योंकि उनको तो पता है कि कंपनी कैसे लेबर के हक में कैसी है, आप बंदों को वहां भेजें कि जिनको सैलरी की प्रॉब्लम नहीं है, जिनको ऐसा कोई मतलब मसला नहीं है कि जिसपे उनको बाद में प्रॉब्लम हो। अच्छा, बाकी जैसे इधर के अदर नेशनलिटीज़ वाले लोग हैं, किस नेशनलिटी की जो ना एम्बेसी सबसे ज़्यादा उसके जो ना वो हक में है? फॉर एग्जांपल इंडिया, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, नेपाली, फिलीपींस, काफ़ी नेशनलिटीज़ है, मिस्री। देखें, हमारा तो उनके साथ मुकाबला ही कोई नहीं है, पाकिस्तानियों का ख़ास तौर पे। सबसे ज़्यादा जो अपने सिटीजन को केयर करती है, उनके हकूक़ का ख्याल रखती है, वो हमारी जो ये जिसको कहते हैं लेबर के लोग हैं, उनमें सबसे ज़्यादा फ़िलिपीन है। फ़िलिपीन के किसी बंदे के साथ में कोई बंदा ज़्यादती नहीं कर सकता, उसकी एम्बेसी हमेशा उसके पीछे खड़ी है और बहुत मजबूती से खड़ी है। इवन के इंडिया में इंडियन एम्बेसी जो है बंदों का बहुत ख्याल करती है। सबसे बुरे हम लोग हैं, हमारी एम्बेसी हमारे पीछे नहीं खड़ी होती। इसकी वजह क्या है? ये हुकूमत हमारी को, जो हमारे जैसे अभी हुकूमत में बैठे हैं, उनसे अपील करनी चाहिए हमें कि नहीं, हुकूमत हमेशा देखें, हुकूमत हमेशा कवानीन बनाती है। हुकूमत ने अब आके, अब प्राइम मिनिस्टर तो आगे मेरे और आपके लिए कोई काम नहीं करेगा ना, उसने जो बंदे हायर किए हुए हैं वही करेगा। जो रेलेवेंट बंदा है, अगर वो बदनवान है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट कोई भी हो, पॉलिसियां हमेशा हर गवर्नमेंट की होती हैं, अच्छी हैं बुरी हैं, लेकिन होती हैं पॉलिसियां। लेकिन मसला एक तो ये है कि हमारे हम लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है, हमें पता नहीं कि हमारे राइट्स क्या हैं। ये भी एक बड़ी मसला है कि हमें ये पता ही नहीं होता कि ये हमारी एम्बेसी हमारा ये मसला हल करवा सकती है, हालांकि पहले से बहुत अच्छा हुआ है। अभी यहाँ पे जो बंदे का हरूब हो जाता है, जो इलीगल है, हमारी एम्बेसी उनका साथ देती है, उनको अपने मुल्क सफ़र करने में बहुत हेल्प करती है। कौन सी जो ना वो आपने बताया कि हमारी एम्बेसी बहुत हेल्प करती है, किन कामों में कोई बताएंगे आपके? हाँ, ये काम है, इनमें हमारी एम्बेसी बहुत हेल्प कर रही है आजकल। देखें, एक तो खुदा ना खास्ता यहाँ पे अगर किसी की डेथ हो जाती है ना, तो वो एम्बेसी बड़ी हेल्प करती है उसकी डॉक्यूमेंटेशन में। दूसरे नंबर पे जो बंदे यहाँ पे इलीगल हो जाते हैं, मतलब जो ओवर स्टे हो गया, जिसका हरूब हो गया और वो नहीं जा सका, जिसका एग्जिट लगा हुआ है और वो एक्सपायर हो गया नहीं जा सका, या उसका इकामा इवन एक्सपायर है, वो अपने मुल्क नहीं जा सकता और वो अपने मुल्क जाना चाहता है, तो आप लोग एम्बेसी में जाके एप्लीकेशन देते हैं। कई बार तो बहुत जल्दी वो मतलब आपका मसला हो जाता है और हल होता है मसला। बहुत से लोगों का मैंने देखा है। कुछ टाइम पहले की बात है कि मेरा हमारे एक पठान भाई थे, वो आए इधर मेरे पास, उन्होंने कहा जी मेरा तो इकामा एक्सपायर है, मैंने फाइनल एग्जिट पे जाना है, तो क्या मैं करूं? मैंने कहा कि यार आप एम्बेसी जाओ। कहते नहीं जी, एम्बेसी में तो 6-6 महीने लगा देती हैं, और ऐसा होता है कि समटाइम्स वो 6-6-9 महीने बंदे बैठ के वेट कर रहे होते हैं कि कॉल आएगी कॉल आएगी। आप यकीन करें कि वो नेक्स्ट वीक में मुझे मिला तो मुझे दुआएं दे रहा था, कहता यार मुझे तो किसी ने बताया नहीं, मैं 3 दिन में मेरा फाइनल एग्जिट लग गया है और मेरी कल की टिकट में जा रहा हूँ। मतलब हमें जाना चाहिए। टिकट हमें खुद, फाइनल एग्जिट में टिकट हमें खुद करवानी पड़ती है? टिकट आपने खुद करनी पड़ती है और फाइनल एग्जिट वो लोग आके दे देते हैं। अच्छा, अगर किसी वर्कर को एम्प्लॉयर जो है ना वो बगैर किसी वजह से निकाल दे, उसका टर्मिनेट कर दे कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कैसे अपने फ़ायदे, जैसे उसका एंड ऑफ सर्विस है, ऐसी सैलरी है जो, वो कैसे अपनी ले सकता है, या क्या उसके लिए कंडीशंस हैं? हाँ जी, हर बंदा जिसका कीवा प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपने लॉग इन करते हैं ना, जी। उस पे आप अपने जो बेनिफिट्स हैं ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वहाँ पे एक उन्होंने कैलकुलेटर टाइप चीज़ दी हुई है। आपकी जब से जॉब स्टार्ट हुई है और आज तक आप जब कैलकुलेट करेंगे तो वो कानूनी तौर पे आपके सारे जो आपके ड्यूज़ है ना, वो आपको कैलकुलेट करके बता देंगे कि आप कंपनी से इतने पैसों का मुतालबा कर सकते हैं। अब उसमें बहुत सी बारीकियां हैं कि जो आम आदमी के समझ में आने वाली नहीं है, वो एक्सपर्ट ही समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कंपनी ने आपका एग्रीमेंट सपोज अभी 4 महीने बाकी है, कंपनी ने आपको पहले आपको टर्मिनेट कर दिया है, तो फिर कंपनी आपको वो 4 महीने की सैलरी भी देगी, उसके बेनिफिट्स भी देगी, टिकट आपको प्रोवाइड करेगी। टिकट तो ऑलरेडी कंपनी ने प्रोवाइड करना होता है। उसके अलावा फिर ये है कि अगर बंदा खुद टर्मिनेट कर दे
तो फिर क्या उसको पढ़ते हैं जो चार्जेस होते हैं, वो सारा कुछ जो है ना, ये बहुत बारीकी की चीज़ें हैं, मतलब इसको समझने की ज़रूरत है। और मैं लास्ट टाइम एक बंदे से मिला हूँ, उसको अचानक ही ना, अभी उसका सब समझ लेके 1.5 साल कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ था, तो अचानक ही कंपनी ने उसको, ड्राइवर था, उसको कुछ नहीं बताया, नया ड्राइवर हायर किया और वो अभी रोम में है। उसने पूछा, उसने बोला जी ठीक है, तो हमारी तरफ से फारिग है, उसका केवा कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था, सब कुछ। उसने केस कर दिया, ठीक है, उसने 30,000 रुपये का, अभी उसको कंपनी सैलरी भी दे रही है, ठीक है, और हायरिंग जो आपने जलसा बोला, 2 जलसे हो चुके हैं, तीसरे जलसे पे उसने बोला जी वो इनकी कोई अदालत है, अभी उसमें केस जाएगा जी। तो हमारे वो था, तो यमनी था, तो पाकिस्तानी भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमें कहते हैं जी केस करने के लिए अरबी चाहिए, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, अगर आपको अरबी नहीं आती है, आप लैंग्वेज नहीं समझते हैं, तो वो लोग आपको, वो महकमे वाले आपको ट्रांसलेटर प्रोवाइड करते हैं। आप उनको बताएं कि मुझे अरबी नहीं आती है, मैं उर्दू समझता हूँ, मैं हिंदी समझता हूँ, मैं जो बंगला भाषा है वो समझता हूँ, मैं पश्तो समझता हूँ, वो सेम लैंग्वेज का आपको प्रोवाइड करेंगे ट्रांसलेटर। ये आपने तो बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। हाँ, कोई इशू नहीं। हमारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। देखिए वो यमनी जो है, क्योंकि वो अरबी लैंग्वेज है, उनको समझ है ये सारी चीजें, इसमें नेशनलिटी का तो कोई अमल दखल ही नहीं है ना। कभी भी कोर्ट इस पे फैसला नहीं करती कि ये यमनी है, इस पे इसका हक ये पाकिस्तानी है, इसका ये नहीं। लेबर कवानीन सेम है और सबका सेम ही फैसला आता है, उसमें कभी भी वो नहीं होता, डिफरेंस नहीं आता है। सच्ची में ये इस पॉडकास्ट का, क्योंकि मैं 99% लोगों के, हाँ तू यार तेरे साथ ये ज्यादती है यार, अरबी नहीं आती और जाके क्या करेंगे। नहीं, अरबी ना आना एक प्रॉब्लम तो है, क्योंकि आप इस मुआशरे में रह रहे हैं। अरबी आपको समझने के लिए, हर चीज़ करने के लिए अरबी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर अगर आप ये सारा काम कर रहे हैं, कोई कंप्लेंट वगैरह का या कोर्ट में जाना है, उसके लिए थोड़ा अच्छी आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, अच्छी चीज़ें समझ आनी चाहिए। एक तो यह कि आप किसी ऐसे बंदे को साथ ले जाएं कि जो समझ सकता है अरबी अच्छे से, या फिर अगर आप उनको एप्लीकेशन देंगे मुझे ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, वो ट्रांसलेटर भी आपको दे देते हैं। अभी जो VN 2030 है, उसके मुताबिक हमारे जो पढ़े लिखे जो हजरात हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे कि उनको अभी, क्योंकि जो मैं पढ़ा भी हूँ VN 2030, उसमें तो बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़े बड़े, तो क्या मशवरा देंगे, हमें इधर मूव करना चाहिए बजाय इसके यूरोप के लिए धक्के खाने 50-50 लाख से बेहतर है कि आप इधर, क्या मशवरा देंगे आप? देखें, जो मिडिल ईस्ट में ना सबसे ज़्यादा मजदूरी, जिसका एक उर्फ हमें मशहूर है कि मजदूरी है ना, वो सऊदीया में है। एक तो ये मुल्क बहुत बड़ा है, ठीक है, इकॉनमी बड़ी है, तो बाकी जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं वो छोटे हैं निस्बतन इससे। यहाँ पे उनकी निस्बत मजदूरी अच्छी है। और फिर किसी टाइम में ऐसा था कि कहा जाता था कि जो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, अनपढ़ है, गंवार है, किसी को कोई काम नहीं आता मजदूरी करने के लिए, पत्थर उठाने के लिए, उसको सऊदीया भेजते थे। लेकिन अब वो बात नहीं है, कंसेप्ट चेंज हो गया। बहुत पढ़े लिखे लोग इधर आ रहे हैं, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं, बहुत ज़बरदस्त है। मतलब अगर आपने, देखिए परदेश जो है ना, ये नहुसत है। परदेश एक अजाब का नाम है, ये इतना आसान नहीं है परदेश। लेकिन इसके बावजूद जो है ना, अगर आपने परदेश जाना है तो मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन तो मेरे ख्याल में सऊदी है। हम तो ये कहते हैं, हमने तो सारी ज़िंदगी यहाँ गुजारी है, हमारा तो दूसरा नहीं बल्कि पहला घर ही अब ये है। हम तो मेहमान के तौर पे पाकिस्तान जाते हैं, ज़्यादा ज़िंदगी तो इधर ही गुजरी है। अच्छा, यानी कि आप यही कह रहे हैं कि जो ना वो अभी हमें इधर ही आना चाहिए, क्योंकि जब हम थे पाकिस्तान तो हमारा भी यही था कि हाँ यूरोप चले जाए। तो जब कई हमारे मेरे कोलीग्स भी 50-50 लाख 60 लाख लगा के गए, और उधर अभी पता नहीं डिश वॉशिंग, पता नहीं क्या क्या बेचारे कर रहे हैं। देखिए वहाँ का और यहाँ का सबसे जो बड़ा फ़र्क है ना, 2 चीज़ों पे है। ये लोग नेशनलिटी नहीं देते हैं आपको, आप चाहे सारी ज़िंदगी यहाँ रहें, वो लोग नेशनलिटी दे देते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि लाइफ, मेरा ख्याल है कि हम सब के जानने वाले यहाँ पे भी हैं, वहाँ पे भी हैं, वहाँ पे लाइफ ज़्यादा टफ है। हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो ये है कि एक तो ये इस्लामी माशरा है, हम मुसलमान हैं, ह्यूमन बीइंग ए मुस्लिम, हम लोग यहाँ पे हज उम्रा कर सकते हैं और जब चाहें हरमैन में जा सकते हैं, ये फ़र्क होगा। दूसरे नंबर पे ये है कि वहाँ पे लाइफ ज़्यादा टफ है, टैक्सेस ज़्यादा हैं, लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और उनकी लाइफ ज़्यादा बिजी है बनिस्बत यहाँ के, ठीक है। बाकी मजदूरी तो ज़ाहिर है यहाँ पे भी बहुत से अच्छे लोग भी हैं। अपनी इकानमी जितनी जल्दी ये फ्लरिश कर रही है, जितने ऊपर जा रही है, ये विजन 2030 की वजह से भी एक तो फ़र्क है। यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हैं। फिर
नेक्स्ट जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप है वो यहाँ पे होना है, उस वजह से ना बड़े अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे छिड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, जहाँ पे जॉब्स ज़्यादा हैं। यहाँ आने के लिए तो फिर वो जैसे एक प्रोसेस है ना कि प्रोसेसिंग कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, जो रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर एक सपोज किसी कंपनी को बंदा चाहिए, अपनी लेबर चाहिए, वो अपना रिकमेंड करती है किसी अपनी कंपनी को जो पाकिस्तान में रिक्रूटिंग एजेंसी है, वो लोग फिर हायरिंग करते हैं। वो हायरिंग करके, वही मैंने आपको जैसे पहले बताना कि उनको चाहिए कि अच्छी कंपनी चूज करें या recommend तो वो हायरिंग करके फिर यहाँ भेजते हैं, उनका एग्रीमेंट होता है कि ये सैलरी, ये सारे मसले हैं। लेकिन मैं उनको ये टिप दे सकता हूँ कि जब आप वीज़ा लेने लगे ना, वहाँ पे भी ना लेयर्स हैं, एजेंट हैं आगे 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 हायरिंग करने वाले। आप वीज़ा लेने के लिए ये देखें कि वो कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, उनका एक बाकायदा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। आप देखें कि जो रजिस्टर्ड कंपनी है प्रोसेसिंग की, आप उनसे वीज़ा लें, क्योंकि वो नहीं कर सकते, उनके ऊपर बड़ा कानून का पंजा सख्त है। जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं ना, वो इलीगल काम नहीं कर सकती, उनके लिए बड़ा उनको एहतियात से चलना पड़ता है। अच्छा, अभी हम जो ना अपने प्रोग्राम का जो ना पॉडकास्ट का अख्ताम पे जाते हैं। आप अपने परदेसी भाइयों के लिए कोई एक जुमले में कोई नसीहत करना चाहें? एक जुमले में नसीहत यही है जी कि दिल लगा के काम करें और तवक्कल अल्लाह पे रखें, सबसे जो बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात। क्योंकि मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी है कि जो अल्लाह की ज़ात है ना, वो किसी का हक नहीं रखती। बंदा तो रख लेगा लेकिन अल्लाह की ज़ात नहीं रखती। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग 5,000 रियाल का काम कर रहे हैं, आपको मिल रहा है 500 रियाल, लेकिन वो आपका जमा हो रहा है। क्या बात। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 500 रियाल का काम कर रहे होंगे, अल्लाह की ज़ात आपको 5,000 दे रही होगी। अगर किसी जगह पे आप लगे हुए हैं कि आपकी सैलरी कम है, आपके हिसाब से कि मेरी सैलरी भाई कम है लेकिन मेरी ड्यूटी ज़्यादा है, लेकिन आप ये यकीन रखें कि अल्लाह की ज़ात वो आपको जमा कर रही है। आपका जो है ना एक इम्तिहान है, आप अगर उससे कामयाबी से गुजर जाएंगे तो वो सारा आपको मिल जाएगा। और नए आने वाले जो लोग हैं उनको क्या मशवरा देंगे कि कैसे कानूनी कार्रवाई से या कैसे कानून से अपने आप को महफूज रखें, कानून के दायरे में रहें? देखिए, ये तो हर जगह पे है कि कानून का एहतराम करें। अगर पाकिस्तान में भी आप हैं तो वहाँ पे भी कोई इलीगल काम ना करें जो कानून को तोड़ने वाली, फिर यहाँ आके तो सोचें भी ना, और ना ये करने ही देते हैं। नहीं, यहाँ पे तो बहुत हाँ, तो कानून का एहतराम करें। बाकी चीज़ें जो हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी नए आने वाले बंदे हैं ना, वो यहाँ आके सबसे पहले दो काम करते हैं। या तो कहते हैं हमने दूसरे कंपनी में जाना, या हम वापस भागना है। उसकी वजह क्या है? वो ख्वाब देख के आते हैं कि यार हमने जाके पता नहीं एक दिन में ही क्या से क्या हो जाना। नहीं भाई, मेहनत करना पड़ती है। आप एक अपने घर के एक रूम से दूसरे रूम में जाके सो जाए ना, तो अनकंफर्टेबल होता है आप दूसरे बेड पे। तो आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो रहे हो, यहाँ पे आके अनकंफर्टेबल होंगे, मसले मसाइल होंगे, लेकिन उनको बर्दाश्त करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतने कीमती वक्त में हमें टाइम दिया और हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। तो मैंने कोशिश की कि जितनी भी आपकी जो ना आपसे अहम इंफॉर्मेशन जो ना वो आपसे निकलवाई जाए, क्योंकि टाइम के लिहाज से भी इतना ही था। बहुत शुक्रिया आपका जो ना वो। जी, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जैसा कि आज का जो पॉडकास्ट था, तो मेरे लिए तो एक आइडियल पॉडकास्ट था, क्योंकि मैं जब आया हूँ तब से इनको मैं सुन रहा हूँ, इनसे मैंने बहुत कुछ नॉलेज भी लिया। बल्कि मैंने जैसे शुरू में भी बताया कि शायद इनके नाम से तो कोई ना वाकिफ़ हूँ, लेकिन इनकी जैसे मैं किसी को तस्वीर बताता था कि हाँ मैं इनके पास जा रहा हूँ, तो कहते थे यार हाँ इन्होंने बहुत सारी जो ना वो अवेयरनेस दी है। तो जैसे इन्होंने बताया कि अगर अभी आप काम कर रहे हैं कि समझ रहे हैं कि आपको 500 रुपया मिल रहा है, लेकिन आप कहते हैं नहीं यार मैं 500 का हकदार हूँ, 5,000 का हकदार हूँ, तो इसमें फिक्रमंद ना हो, क्योंकि अल्लाह ऊपर देख रहा है। इन्होंने इतनी बड़ी बात की है कि अल्लाह ऊपर देख रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि आप यानी कि 500 का काम कर रहे हैं तो आपको 5,000 का मिलेगा। यानी कि अल्लाह से उम्मीद लगा के रखे। बाकी जो ना वो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।